एक जीनियस हाई स्कूल स्टूडेंट को एक दिन एक डेथ नोट पड़ी हुई मिलती है और इस नोटबुक में जिस भी किसी इंसान का नाम लिखा जाएगा वो 40 सेकंड के अंदर अंदर मर जाएगा। और अब इस नोटबुक का यूज करके ये लड़का इस दुनिया का नया भगवान बन जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक शिनिगामे को देखते हैं जिसे जापानीज कल्चर में गॉड ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। और हम एक शिनिगामे को देखते हैं और इस शिनिगामे का नाम होता है रियक और वो बैठकर कुछ सोच रहा होता है और वहाँ पर उसके जो बाकी साथी होते हैं वो सब बैठे आराम कर रहे होते हैं या फिर अलग अलग किस्म के फालतू के गेम खेल रहे होते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम लाइट को देखते हैं जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट होता है और ये बंदा एक जीनियस है। अब क्लास खत्म हो जाती है और वो घर की तरफ जा रहा होता है और जब वो घर की तरफ वापस जा रहा होता है तो एक पब्लिक टेलीविजन में हम एक न्यूज रिपोर्टिंग को देखते हैं जहाँ पर अलग अलग किस्म के क्राइम्स की न्यूज को कवर किया जा रहा होता है और देखते हैं कि धीरे धीरे दुनिया में क्राइम बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और अब रियक और लाइट इन दोनों की सोच में एक सिमिलरिटी होती है। इन दोनों का मानना होता है कि हमारी दुनिया सड़ चुकी है और हमें इसे बदलने की जरूरत है। अगले दिन लाइट फिर से क्लास में आता है और वो लेक्चर पर ध्यान नहीं दे रहा होता क्योंकि उसे पहले से ही सब कुछ आता है जो क्लास में चल रहा था। और फिर वो खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा होता है और तभी वो देखता है कि आसमान से एक नोटबुक नीचे जमीन पर आकर गिरती है। और जैसे ही स्कूल खत्म होता है वो नीचे जाता है उस नोटबुक को देखने और उसके पास जाकर देखता है कि वो नोटबुक अभी भी वहीं पर पड़ी हुई है। और जैसे ही वो उस नोटबुक को उठाता है तो वो देखता है कि उस पर डेथ नोट लिखा होता है। अब वो उस बुक को ओपन करता है और देखता है कि उस पर लिखा होता है कि जिस भी इंसान का इस डेथ नोट पर नाम लिखा जाएगा उस इंसान को मरना होगा। और लाइट को लगता है कि ये फालतू की चीज है, इसीलिए वो इस नोटबुक को जमीन पर रख देता है। उसे यकीन नहीं आता ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, भाई कुछ भी लिखा हुआ है या तो ये कोई प्रैंक है पक्का कोई। लेकिन फिर भी लाइट के मन में एक क्यूरियोसिटी जाग जाती है और उसे जानना होता है कि ये सच में तो नहीं है, कि ऐसा हो सकता है कि ये कोई प्रैंक ना हो। और घर वापस जाते वक्त वो उस डेथ नोट को उठा लेता है और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वो उस बुक के रूल्स को पढ़ने लगता है और उसमें लिखा होता है कि जिस भी इंसान का नाम तुमने इस डेथ नोट में लिखा है वो इंसान 40 सेकंड के अंदर अंदर हार्ट अटैक से मारा जाएगा। लेकिन उस इंसान का नाम लिखते वक्त तुम्हारे मन में उस इंसान की शक्ल होनी चाहिए ताकि अगर वही सेम नाम किसी और इंसान का है तो गलती से कहीं वो ना मर जाए। और सिर्फ हार्ट अटैक से नहीं, उस इंसान को किसी भी बीमारी या किसी एक्सीडेंट वगैरह से भी मरवाया जा सकता है। और इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उस बंदे का नाम लिखे हैं कि जिसे आप मरवाना चाहते हैं। 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर अंदर पूरा डिस्क्राइब करना होता है कि किस तरीके से क्या क्या होना चाहिए, कहाँ पर डेथ होने वाली है, किस टाइम पर होने वाली है, एक्स्ट्रा। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद लाइट अपने बेड पर लेट जाता है और कहता है मन में प्रैंक के नाम पर ये काफी ज्यादा डिटेल है तो क्यों ना इसे ट्राई करके देखा जाए। और अब लाइट एक पेन उठा लेता है लेकिन वो नाम लिखने से पहले सोचता है कि अगर मैंने नाम लिखा इस पे और अगर सही में वो इंसान मारा गया तो इससे मैं तो एक मर्डर बन जाऊंगा। लेकिन तभी वो टीवी पर देखता है कि एक लाइव न्यूज में एक क्रिमिनल ने एक बिल्डिंग के अंदर कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट को बंदी बना लिया होता है। और न्यूज रिपोर्टर बताता है कि वही क्रिमिनल है जिसने पिछले हफ्ते की शॉपिंग मॉल में भी एक क्राइम किया था। और उस टीवी के ऊपर उस क्रिमिनल का नाम और उसका चेहरा दिखाया जा रहा होता है। और अब लाइट उस बंदे का नाम और चेहरा देखकर उस डेथ नोट में उसका नाम लिख देता है। और अब लाइट 40 सेकंड तक वेट करता है उस इंसान की डेथ न्यूज को सुनने के लिए। लेकिन 40 सेकंड होने के बाद भी कुछ नहीं होता और उसे लगता है कि ये तो सही में कोई फालतू की चीज है, किसी ने प्रैंक किया पक्का मेरे साथ, मेरा शक सही था, कुछ नहीं हुआ। और ये सोचकर वो टीवी बंद करने ही वाला होता है लेकिन तभी वो देखता है कि उस बिल्डिंग में मौजूद सभी के सभी टीचर और स्टूडेंट बिल्डिंग से बाहर निकल कर आ रहे होते हैं और उन्हें कोई भी चोट वगैरह नहीं लगी होती। और तभी एक न्यूज रिपोर्टर बताता है उन टीचर और स्टूडेंट ने हमें खबर दी है कि उस बिल्डिंग में मौजूद जो क्रिमिनल था वो हार्ट अटैक से मारा जा चुका है। टीचर्स ने बताया कि वो बंदा अचानक से ही नीचे जमीन पर गिर पड़ा और उसकी डेथ हो चुकी है। और तभी लाइट समझ जाता है कि वो बंदा हार्ट अटैक से मर चुका है, बिल्कुल वैसे ही उसने डेथ नोट में लिखा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन अब भी लाइट को यकीन नहीं होता और वो सोचता है कि ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना सच में होगा। और वो सोचता है कि उसे एक बार फिर से इसको यूज करके देखना होगा कंफर्म करने के लिए। अगले दिन लाइट अपने स्कूल पहुंच जाता है और वो देखता है कि एक सूडो नाम का लड़का जो कि एक बुली होता है एक लड़के को तंग कर रहा होता है और उसके पैसे भी मांग रहा होता है। उससे लाइट मन में सोचता है कि अगर ऐसा कोई बंदा दुनिया से अगर गायब भी हो जाए तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा, मुझे तो लगता है उल्टा बढ़िया ही हो जाएगा। लेकिन वो सोचता है मन में कि उसे ऐसे लोगों को मारना अवॉइड करना चाहिए जिन्हें वो जानता है क्योंकि उससे वो फंस सकता है। अब लाइट अपने घर की तरफ जा रहा होता है और वो देखता है रास्ते में कि एक मोटरसाइकिल पर कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और उसके साथ छेड़छाड़ भी कर रहे होते हैं। अब लाइट एक शॉप के अंदर चला जाता है और वो सुनता है कि उस गैंग लीडर ने अपना नाम बताया है, शिबुई मोरो। अब लाइट उस दुकान के अंदर जाता है और उस बंदे का नाम डेथ नोट में लिख देता है
क्योंकि डेथ नोट में लिखते वक्त स्पेलिंग एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए। इसीलिए वो जितना भी पॉसिबल हो उस तरीके से उस बंदे का नाम लिख देता है डेथ नोट में। और लाइट उस बुक में कॉज ऑफ डेथ में एक ट्रैफिक एक्सीडेंट लिख देता है। और अब 40 सेकंड बाद वो लड़की अपनी जान बचाकर उससे भागने लगती है तो उस गैंग का लीडर अपनी बाइक से उसका पीछा करता है, लेकिन तभी एक ट्रक वहाँ पर आ जाता है और वो उस लीडर को उड़ा देता है। और जैसा उसने लिखा था कि एक ट्रैफिक एक्सीडेंट से उसकी मौत हो जाती है। और अब इससे लाइट को पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि डेथ नोट बिल्कुल असली है और काम करती है। अब इस वक्त तक लाइट 2 लोगों को मार चुका था और उसका दिमाग पूरा घूम रहा होता है और उसको काफी बुरा फील हो रहा होता है कि उसने ये क्या कर दिया, मैं तो मर्डरर बन गया। और दूसरी तरफ हम शिनिगामी को देखते हैं और रियक बाकी शिनिगामी को बताता है कि उसने अपने डेथ नोट को गिरा दिया है अर्थ पे और बाकी लोग उस पर हंसते हैं। और हम देखते हैं कि ये रियक के पास एक दूसरी डेथ नोट भी होती है। और तभी हम एक पोर्टल को देखते हैं जो कि इंसानी दुनिया और शिनिगामी रेल को आपस में कनेक्ट करता है। और तभी रियक अपने पंख फैलाकर उस पोर्टल से इंसानी दुनिया में आ जाता है। और इधर लाइट भी स्कूल से घर आ जाता है और अपनी मॉम को एक टेस्ट देता है जिसमें कि वो फर्स्ट आया होता है, जिसे देखकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर लाइट सीधा अपने रूम में चला जाता है। अब लाइट उस डेथ नोट को ओपन करता है और हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे नाम लिख दिए होते हैं वहाँ पर। और इन सभी नामों को देखकर हंसने लग जाता है कि तभी वहाँ पर रियक आ जाता है। और रियक को देखकर लाइट बुरी तरीके से डर जाता है और नीचे गिर जाता है। वो शिनिगामी लाइट से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें डेथ नोट के बारे में पता चल चुका है और मैंने ही उसे गिराया था। मैं एक शिनिगामी हूँ। लाइट उससे कहता है कि हाँ मुझे मालूम है, मैं तुम्हारे ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि ये कोई आम नोटबुक नहीं है, इसका इस्तेमाल करने की वजह से कभी न कभी तो मुझे मौत का सामना करना ही पड़ता। अब रियक उस डेथ नोट को देखता है और काफी इम्प्रेस हो जाता है देखकर कि लाइट ने सिर्फ 5 दिनों में ही उस डेथ नोट के इतने सारे नाम लिख दिए थे। लाइट से पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर कोई सजा देने आए हो? तो युवक कहता है, कौन सी सजा भाई, एक बार ये इंसानी दुनिया में गिर जाए तो ये उसी इंसान की हो जाती है जो इसे उठाता है। और अब ये डेथ नोट तुम्हारी है, तुम इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। और अगर तुम इसे यूज नहीं करना चाहते तो मैं किसी और को दे दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे तुम्हारे दिमाग में इस डेथ नोट की सारी मेमोरीज को मिटाना होगा। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, जो लोग डेथ नोट को यूज करते हैं वो ना ही हेवन में जाते हैं और ना ही हेल में। और जब तुम्हारा मरने का समय आएगा मैं अपनी डेथ नोट में तुम्हारा नाम लिखूंगा। अब ये लाइट से पूछता है कि उसने बाकी क्रिमिनल्स को तो हार्ट अटैक से मारा है, लेकिन उसने उस गैंग लीडर को ट्रैफिक एक्सीडेंट से क्यों मारा था? लाइट बताता है कि हाँ मैं चेक करना चाहता था कि अगर सभी के सभी लोग हार्ट अटैक से मरने वाले हैं तो जल्द ही लोगों को पता चल जाएगा कि ये कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है। और अब ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पूरी दुनिया को क्राइम से फ्री करूंगा। और अब जब लोगों को पता चल जाएगा कि ऊपर वाला सब देख रहा है तो सभी के सभी लोग सुधर जाएंगे और कोई भी क्राइम नहीं होगा दुनिया में और एक अच्छी लाइफ जीना शुरू कर देंगे बिना कोई क्राइम किए। मैं इस नई दुनिया का नया भगवान बनूंगा। और ये देखकर युवक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है अब मजा आने वाला है। अब अगले दिन लाइट स्कूल खत्म होने के बाद वापस अपने घर की तरफ जा रहा होता है और रियक लगातार उससे बात करने की कोशिश करता है। और लाइट उससे कहता है, तुम थोड़ा चेक कर लो कि तुम्हारी आवाज ये लोग सुन सकते हैं कि नहीं। अब एक बंदा लाइट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट कहता है कि भाई यार अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। अब लाइट अपने घर पहुंच जाता है और फिर से बहुत सारे क्रिमिनल्स का नाम लिखना शुरू कर देता है। तो लाइट रियक को बताता है कि उसके पास यही टाइम होता है डेथ नोट पे नाम लिखने का और साथ ही साथ उसे अपनी स्कूल की परफॉर्मेंस भी ठीक रखनी है। लेकिन तभी लाइट की बहन दरवाजा खटखटाने लगती है। लाइट की बहन का नाम सायू है और उसकी बहन उससे कहती है कि उसे होमवर्क में उसकी हेल्प की जरूरत है। और लाइट जल्दी से डेथ नोट को अपने डोर के अंदर रख देता है और डोर को बंद कर देता है और अपनी बहन को अंदर बुला लेता है। अब रियक लाइट को बोलता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता, क्योंकि तुमने वो डेथ नोट सबसे ऊपर वाली ड्रॉर में रखी है और मैं तुम्हें बता दूं कि अगर कोई उस डेथ नोट को टच करेगा तो वो भी मुझे देख पाएगा। लाइट कहता है कि ये क्या माजरा है, मुझे पहले नहीं बोल सकते ये बात, इतनी इम्पोर्टेंट बात तो मुझे आप बता रहे हो। लेकिन फिर भी लाइट घबराता नहीं है और शांत दिखने की कोशिश करता है अपनी बहन के सामने और अपनी बहन की हेल्प करता है होमवर्क में। और दूसरी तरफ हम ICPO को देखते हैं जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस इन्वेस्टिगेशन। और यहाँ पर सभी देशों के ऑफिशियल मेंबर्स बैठे होते हैं और वो सभी लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक ही हफ्ते में 52 क्रिमिनल्स की डेथ कैसे हुई, वो भी हार्ट अटैक से। उसमें से एक ऑफिसर बोलता है, तो इसमें क्या दिक्कत है, क्रिमिनल्स ही तो मर रहे हैं, उन्हें तो वैसे भी फांसी की सजा होने वाली थी, सबके सब क्रिमिनल्स हैं। मैं तो कहता हूँ बढ़िया हो रहा है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या ये कोई कोइंसिडेंस है, क्या मतलब इतने सारे लोग कैसे मर सकते हैं और सभी के सभी लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं और सभी को एक साथ हार्ट अटैक आ रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। और तभी उनकी मीटिंग का हेड उन्हें शांत करता है और बोलता है, अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है,
हमें एल को बुलाना होगा। और तभी सभी लोग शांत हो जाते हैं और अपने आसपास के लोगों से बात करने लगते हैं कि ये एल कौन है। और तभी उनका चीफ उन्हें बताता है कि एल एक ऐसा डिटेक्टिव है जिसका असली नाम और आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता, और इंसानियत के आज तक जितने भी मुश्किल से मुश्किल केस हुए हैं उन्हें एल ने ही सॉल्व किया है, और वो आईबीयू के हुक्म का इक्का है। और हमने जितने भी केस उसे आज तक दिए हैं उसने सभी के सभी हमें सॉल्व करके दिए हैं। लेकिन तभी उसमें से एक मेंबर बोलता है कि हम उसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, अगर हमें उसे बुलाना है यहाँ पे तो। और हाँ, मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत ज्यादा घमंडी है, वो सिर्फ उन्हीं केसेस पे काम करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। लेकिन तभी उसके एक सवाल का जवाब एक लंबा सा आदमी देता है, उससे इस बंदे का मुंह बंद हो जाता है और उसने एक हेड पहनी होती है। और चीफ अपने साथ बैठे एम्प्लॉय को बताता है कि ये बंदा है जो एल से कांटेक्ट करता है। वो बंदा बताता है कि एल ने पहले से ही इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी है। इस बंदे का नाम वॉटरी है। और फिर वो अपना लैपटॉप ओपन करता है और तभी हम एल का मैसेज सुनते हैं। वो सभी ऑफिसर्स को बोलता है, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम एल है और मुझे आप सभी लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हम एक टेस्ट करेंगे ये पता करने के लिए कि वो कहाँ से है, क्योंकि एल को शक होता है कि ये जो मर्डरर है वो जापान में ही रहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइट अपने ड्रॉअर को देखता है जिसमें एक नॉर्मल सी डायरी रखी होती है। रियो कहता है कि तुमने इसे छुपा दिया, और लाइट उसे बताता है कि इस डायरी के नीचे डेथ नोट को छुपाने की असली जगह है, और इसे खोलने के लिए एक बॉल पेन रिफिल का यूज करूंगा मैं। ड्रॉ के नीचे जो छेद है उसमें रिफिल को डालूंगा और उस फट्टे को उठाया जा सकता है जो कि इस ड्रॉर में है। और तभी हम देखते हैं कि लाइट ने एक बहुत ही तगड़ा सा सिस्टम डेवलप करा होता है उस डेथ नोट को छुपाने के लिए। और अगर कोई बंदा इस डेथ नोट को ऊपर से उठा ले नीचे से रिफिल डालने की बजाय, तो वो डेथ नोट ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगी। और अगर किसी को मुझ पर शक हुआ तो मैं उन्हें बोल दूंगा कि मैं अपनी पर्सनल डायरी छुपा रहा था जिसमें मैंने कुछ लिखा हुआ था गलत सलत। जेल जाने से तो अच्छा ही है, आगे मैं झेल लूंगा। और इसी तरह सिटी के अंदर बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से रोज रोज मरते रहते हैं, और सिटी के लोग लाइट को कीरा के नाम से जानना शुरू कर देते हैं। और सभी ऑफिशियल ये बोलते हैं कि ये किसी प्रकार का कोइंसिडेंस है। कीरा की असिस्टेंट सिया को रिपोर्ट करती है और उसे डोनेशंस वगैरह प्रोवाइड करती है। और हम देखते हैं कि जो लोग बुरे काम करते हैं वो लोग डर डर के जीते हैं, और जो लोग ईमानदार होते हैं वो कीरा पर पूरा भरोसा करते हैं और पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, जैसा कि लाइट कहता है। और तभी हम देखते हैं कि एक वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्टर होता है टेलीविजन पर, और हम देखते हैं कि सूट बूट में एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम होता है लिंड एल टाइलर, जो कि अपना नाम एल बताता है। और एल सामने आ जाता है और सभी ऑफिशियल इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे होते हैं। और एक ऑफिसर पूछता है अपने साथ खड़े उस बंदे से कि आज तक इसने अपना फेस रिवील नहीं किया, तो इस बार क्या हो गया, अचानक से सामने कैसे आ गया। तो चीफ बोलता है शायद इस बार एल बहुत ज्यादा सीरियस है। और तभी एल बोलता है कि कीरा, मुझे पता है जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें पता है असलियत में तुम एक क्राइम कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम सही कर रहे हो, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो बहुत ही ज्यादा गलत है। और लाइट को इविल कहकर पुकारता है, जिसकी वजह से लाइट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लाइट गुस्से में आकर उसका नाम डेथ नोट के ऊपर लिख देता है। और लाइट कहता है अगर तू थोड़ा सा और स्मार्ट होता ना तो मजा आता तेरे साथ, लेकिन तेरी कहानी तो आज ही यहीं खत्म हो गई। चलो अब अगली बार मिलेंगे। और तभी 40 सेकंड बाद लिंड एल टाइलर नीचे गिर जाता है हार्ट अटैक से, और उस कैमरे के सामने से हटा दिया जाता है। लेकिन तभी स्क्रीन के ऊपर बड़ा बड़ा एल दिखाई देता है, जिसे देखकर लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी हमें एल की आवाज सुनाई जाती है जो कि काफी डेस्ट्रोएंट साउंड होती है, ताकि कोई उसे पहचान न ले। अब मुझे इतना तो पता चल चुका है कि तुम बिना उस जगह पर मौजूद हुए किसी को भी मार सकते हो। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे इस बात पर कभी यकीन नहीं होता। तो कीरा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम में दम है तो मुझे मारकर दिखाओ। और इंदर सिटी में सभी लोग इस ब्रॉडकास्टर को देख रहे होते हैं और सभी लोग कीरा को बोल रहे होते हैं मारो उसे, मार दो। इसको देखकर कीरा पर, जैसे कि हमें मालूम है कि बिना किसी नाम और चेहरे के लाइट किसी भी इंसान को ऐसे ही नहीं मार सकता, तो वो चुपचाप शौक में वहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा होता है। और तभी एल बोलता है कि तुमने तो मुझे काफी बड़ा हिट दे दिया। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हें पता है कि ये कोई वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्टर नहीं है, ये सिर्फ जापान के रीजन में चल रहा है। और अगर अब तुम सोच रहे हो कि मैंने इस जगह को क्यों चूज किया, तो इस चीज का पता लगाने के लिए मैंने तुम्हारे फर्स्ट विक्टिम को पहचान लिया था, जिसे तुमने एक बिल्डिंग के अंदर निशाना बनाया था। और तुम्हारा लक काफी अच्छा है कि तुम कंट्रोल रीजन में रहते हो, क्योंकि यही की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से तुम्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी पकड़ लूंगा और तुम्हें कीड़ा से कीड़ा बना दूंगा।
और उसके साथ जेल में तुम मुझे बताना कि ये सब कैसे करते हो। और तभी ब्रॉडकास्टर ऑफ हो जाता है और पुलिस ये देखकर हैरान रह जाती है कि एल ने तो सही में कमाल कर दिया, ये तो बड़ा खतरनाक बंदा है। और तभी लाइट अपने मन में बोलता है कि एल तुम जहाँ पर भी हो मैं तुम्हें ढूंढकर मार गिराऊंगा। और वो दोनों के दोनों इसी बात को बोल रहे होते हैं अलग अलग जगह पर बैठे हुए। इसके बाद हम जापानीज पुलिस के हेडक्वार्टर को देखते हैं और यहाँ पर कीरा की ही उन रिपोर्ट्स के बारे में बात हो रही होती है जिन लोगों को 2000 से ज्यादा मिस कॉल आई होती हैं। और उनमें से 14 लोग ऐसे होते हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो कीरा को जानते हैं और उन लोगों ने कीरा को कहीं पर देखा हुआ है। और उसमें से 21 लोग तो ऐसे होते हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो खुद ही कीरा हैं। एल सभी विक्टिम्स की डेथ की टाइमिंग पता करने का ऑर्डर देता है और उसे पता चलता है कि उन सभी विक्टिम्स की मौत शाम को 4 बजे से लेकर 2 बजे तक हुई होती है वीकडेज पर, लेकिन उनमें से 68 रात के 8 बजे से लेकर 12 बजे हुई होती हैं। और ये डेथ संडे के दिन और छुट्टियों के दिनों पर और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और इन सबको देखकर एक लैपटॉप के थ्रू एल उन सभी को बताता है कि ये जो क्रिमिनल है ना, ये एक स्टूडेंट या कोई बच्चा है जो कि किसी तरीके का भगवान बनने की कोशिश कर रहा है और दुनिया में इंसाफ लाना चाहता होगा। और तभी एक ऑफिसर बोलता है कि देखो मैं ये नहीं कह रहा कि कीरा सही कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जापान में क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गया है। पर हम देखते हैं कि ज्यादातर ऑफिसर उसकी इस बात को इग्नोर करते हैं और वो चीफ भी उसे बिठा देता है। और तभी एल बोलता है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो भी विक्टिम्स मरे हैं कि जो उनकी पहचान थी क्या वो पब्लिकली अवेलेबल थी क्या, उनकी फोटोज वगैरह, उनका सोशल मीडिया या सिर्फ उनका नेम्स बताए गए थे। और वो ऑफिसर इस चीज का पता लगाने में लग जाते हैं। और हम दूसरी तरफ लाइट को देखते हैं और तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और सायु वहाँ से चली जाती है। और तभी रियांग कहता है कि क्या बात है, बड़े रिलैक्स लग रहे हो। लाइट यही कहता है कि बाई चांस अगर कोई पुलिस मुझे पकड़ने आती है तो मुझे नॉर्मल रहना होगा ताकि किसी को भी मुझ पर शक न पड़े। अब लाइट नीचे आता है और हम देखते हैं कि वो जो चिप था वो लाइट के फादर होते हैं। अब ये सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना शुरू कर देते हैं और चीफ लाइट से पूछता है कि बेटा तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है। और उसकी बहन और उसकी माँ लाइट की बहुत ज्यादा तारीफ करती हैं। लाइट ने तो कमाल ही कर दिया, हर एक टेस्ट में नंबर 1 आता है, आप इसकी चिंता मत कीजिए, बढ़िया चल रही है इसकी स्टडीज। खाना खाने के बाद अब रियुग ऊपर आ जाता है। रियुग लाइट से कहता है अच्छा तो तुम इसलिए इतने कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारे फादर पुलिस में है। और लाइट उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और मैं उनके कंप्यूटर को इजीली हैक कर सकता हूँ और उनके कंप्यूटर से मुझे सारी इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स भी मिलती रहेंगी। और तभी लाइट अपने डैड का कंप्यूटर हैक कर लेता है और उस कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स होती हैं कीरा के पास की रिकॉर्डिंग, उन सभी को देखकर लाइट को पता चल जाता है कि पुलिस को शक पड़ चुका है कि ये जो कीरा है ना ये कोई स्टूडेंट हो सकता है। और तभी लाइट बोलता है किसी भी इंसान का नाम डेथ नोट पर लिखने के बाद उसके आगे हम उसका कॉज ऑफ डेथ भी लिख सकते हैं ना, और मैं हमेशा हार्ट अटैक लिखता हूँ, लेकिन एक दूसरा रूल भी तो है जिसके अकॉर्डिंग हम 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर अंदर किसी व्यक्ति की मौत को पूरी तरीके से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, यानी कि किसी विक्टिम को अलग तरीके से भी मार सकते हैं। तो अगर मैं किसी क्रिमिनल का नाम लिख के 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर अंदर उसके मरने का तरीका भी लिख देता हूँ नीचे, तो ऐसा हो जाएगा। तो इससे तो अब और भी मजा आने वाला है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लाइट अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज कर रहा होता है, स्कूल जाता है, खेलता है और दूसरी तरफ वो क्रिमिनल्स लगातार मरते जा रहे हैं। और इसके बाद हम जापानीज हेडक्वार्टर में देखते हैं कि 3 ऑफिसर और चीफ के पास आते हैं और उससे कहते हैं सर कल फिर से 24 लोग मारे गए और उससे पहले 23 लोग मरे थे। मुझे तो ये लगता है कि ये कीरा कोई स्टूडेंट नहीं है और ये सभी डेथ वर्किंग डेज में हुई हैं। और उनमें से एक मेंबर बोलता है कि जरूरी थोड़ी है, वो छुट्टी भी तो ले सकता है स्कूल से। और तभी एल उनसे बोलता है कि नहीं तुम समझे नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने अपने किलिंग पैटर्न को बदल दिया है। क्या ये एक कोइंसिडेंस है? मुझे तो नहीं लगता। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि कीरा के पास पुलिस की फाइल्स का एक्सेस है, क्योंकि कीरा के एक स्टूडेंट होने की खबर सिर्फ हम ऑफिसर्स के पास ही है। और इसी तरह लाइट अपने घर की तरफ जा रहा होता है और लाइट बोलता है और मुझे तो लगता है अभी तक पुलिस ऑफिसर को शक होना शुरू हो गया होगा। और इस तरफ हम पहली बार एल को देखते हैं जो कि अपने मन में बोल रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है, इसके पास पक्का पुलिस की फाइल्स का एक्सेस है, आखिर ये करना क्या चाहता है। और तभी रियाक बोलता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो उसको भी शक हो जाएगा तुम पर। तुमने टाइमिंग चेंज कर दी है, इससे ऐसा नहीं लगेगा कि तुम पुलिस से कनेक्टेड हो। और तभी लाइट बोलता है मैं तो चाहता ही हूँ कि वो मुझे ढूंढे, तभी तो मैं उसे आसानी से खत्म कर पाऊंगा।
रियूक, तुम शायद समझोगे नहीं, लेकिन इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और अभी इस वक्त लाइट उन पुलिस ऑफिसर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। बाहर के लोगों को तो ऐसा लगेगा कि पुलिस ऑफिसर और एल मिलकर लाइट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एल और पुलिस ऑफिसर में आपस में ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। वो दोनों एक दूसरे पर शक करने लगेंगे और अब पुलिस को एल को ढूंढना ही पड़ेगा, और जैसे ही वो उसे ढूंढ लेंगे मैं उसे मार दूंगा। और इधर पुलिस हेडक्वार्टर में हम लोग देखते हैं कि 3 लोग रिजाइन करने वाले होते हैं जॉब से, क्योंकि उनका कहना था कि एल तो पीछे छुपा हुआ है उस लैपटॉप के। ना उस बंदे ने अपना चेहरा और ना तो नाम किसी को बताया, लेकिन हम पुलिस ऑफिसर हमेशा अपने ऊपर एक बैच लेकर घूमते हैं जिस पर हमारा नाम और फोटोग्राफ होती है, और कोई भी बंदा जिसके पास कोई कंप्यूटर है वो आसानी से हमें ढूंढकर मार सकता है। हमें तो फील्ड पे काम करना पड़ता है और एल पीछे ऐसे रूम में जाकर काम करता है, तो हमको माफ करो और हमें छुट्टी दे दो, हम चले यहाँ से। और दूसरी तरफ हम लाइट के स्कूल को देखते हैं और तभी रियक वहाँ पर खड़ा हुआ देखता है कि कोई बंदा उसे देख रहा होता है। और दूसरी तरफ एल सभी पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट्स को मांगा लेता है और कहता है तो ठीक है, इस पूरी रिपोर्ट्स में 141 लोग हैं। एक बात तो कंफर्म है कि वो क्रिमिनल इन 141 लोगों में से किसी न किसी एक का कोई रिश्तेदार वगैरह होगा, वो पक्का इन्हीं में से है। और तभी चीफ की रिपोर्ट खुल जाती है जो कि लाइट के फादर हैं। एल उसकी रिपोर्ट को पढ़ने लगता है ध्यान से, और इसी तरह रियाक और लाइट जब घर की तरफ जा रहे होते हैं तो रियाक लाइट को कहता है कि डेथ नोट तुमसे बेहतर किसी इंसान को नहीं मिल सकती थी। मैं ना ही तुम्हारे खिलाफ हूँ और ना ही तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक ये नोटबुक खत्म नहीं हो जाती या फिर तुम खत्म नहीं हो जाते। और तभी रियाक उससे बताता है कि एक बंदा तुम्हें लगातार फॉलो कर रहा है, तुम्हें पता नहीं चला इतनी देर तक। और तभी एक बंदा लाइट के पीछे आता है, लाइट को देखकर छुप जाता है फिर से। और तभी लाइट भी थोड़ी देर के लिए रुकता है, लेकिन वो फिर से चलना शुरू कर देता है। और लाइट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि उसे जल्द से जल्द इससे पीछे छुड़ाना होगा। अब लाइट अपने घर आ जाता है और वो खिड़की के नीचे देखता है उसी बंदे को जो उसे फॉलो कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। भाई कौन है ये, मुझे पता लगाना होगा, मुझे इसके बारे में पता चल गया ना तो मैं इसे मार दूंगा। और तभी रियाक लाइट से कहता है कि लाइट, मैं तुम्हें बताऊंगा कि शिनिगामे और नॉर्मल इंसान में 2 डिफरेंस क्या होते हैं। तुम्हें पता है कि हम लोग इस डेथ नोट का यूज क्यों करते हैं? मान लो कोई इंसान 60 साल तक जीने वाला है और अगर हम उस बंदे का नाम डेथ नोट पर लिखकर उसे 40 साल की उम्र में ही मार देते हैं, तो जो बाकी के उसके 20 साल बचे हुए हैं वो हमारी लाइफ के अंदर ऐड हो जाते हैं। और अगर कोई हम पर गोली चला दे या हमारा सर फोड़ दे तब भी हम नहीं मरने वाले, लेकिन तुम पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। ये सिर्फ शिनिगामे के ऊपर ही अप्लाई होता है। पहला डिफरेंस तुम में और मुझ में। और तभी लाइट बोलता है अच्छा है, बहुत बढ़िया। और फिर वो तभी उसे दूसरा डिफरेंस बताता है कि जब भी कोई शिनिगामे इंसान को देखता है तो उसे उस इंसान का नाम झट से पता चल जाता है, क्योंकि हमारे पास शिनिगामे आइज होती हैं। और इस वक्त जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो मुझे तुम्हारे ऊपर तुम्हारा नाम और तुम्हारी बची हुई जिंदगी दिखाई दे रही है साफ साफ। और ये सुनकर लाइट बुरी तरीके से शॉक हो जाता है, और इसी वजह से किसी शिनिगामे को ये दिक्कत नहीं होती कि उन्हें किसी इंसान का नाम जानने की ज़रूरत है या उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह उन्हें मारने के लिए। शिनिगामे आइज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, और यही था दूसरा डिफरेंस तुम में और मुझ में। लेकिन एक और बात भी है, जिस शिनिगामे ने उस डेथ नोट को नीचे अर्थ पर गिराया होता है और जिस आदमी ने उससे डेथ नोट को उठाया होता है, तो वह शिनिगामे उस बंदे को जिसने वो डेथ नोट उठाया होता है उसे अपनी आइज दे सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब उसमें कोई डील हो। और ये सुनकर लाइट बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या एक डील? और तभी रियाक उससे बताता है हाँ एक डील, अगर तुम्हें मेरी आंखें चाहिए तो तुम्हें मुझे अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा देना होगा। और ये सुनकर लाइट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, अगर तुम अभी 50 साल और जीने वाले थे तो तुम सिर्फ 25 साल जियोगे। अब रियाक बोलता है कि ये रूल बताना मेरा फर्ज बनता है, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। और रियाक उससे बोलता है तो लाइट तुम मुझे अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा दे दो और मैं तुम्हें अपनी शिनिगामे दे दूंगा। और तभी लाइट हंसता है और बोलता है अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे सभी लोगों का नाम पता चल जाएगा और डेथ नोट का यूज़ करना भी इजी हो जाएगा। और तभी रियाक बोलता है तो क्या बोलते हो, डील करें क्या? और तभी हम देखते हैं उसी डिटेक्टिव को जो कि बाहर खड़ा होता है और उस पर 24 घंटे नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लाइट उसके इस ऑफर के लिए मना कर देता है। और लाइट बोलता है कि देख भाई, मुझे एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ पर कोई भी क्राइम वगैरह ना हो, और मैं इस दुनिया में एक नया गॉड बनकर जीना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे
मेरी लाइफ बढ़ाने का ऑफर देते तो शायद मैं सोच सकता था, लेकिन कम करना तो भाई बिल्कुल भी नहीं होगा। और तभी लाइट को एक आइडिया आ जाता है ये पता लगाने के लिए कि जो उसका पीछा कर रहा है वो उसका नाम कैसे पता करेगा। और अब उसे ये एक्सपेरिमेंट करना होता है कि वो डेथ नोट की टाइमिंग को कहाँ तक यूज कर सकता है। अगर उसने एक बार कॉज ऑफ डेथ लिख दिया तो उसके पास 6 मिनट 40 सेकंड होते हैं उसकी डेथ को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए, और उसमें वो डेथ का टाइम भी लिख सकता है। और अब उसे बस इस चीज को एक्सपेरिमेंट करना है कि वो किस तरीके से इसको यूज कर सकता है। अब अगली सुबह हेडक्वार्टर्स में चीफ को एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि 6 और लोग मारे जा चुके हैं और सभी के सभी लोग हार्ट अटैक से मर गए हैं। लेकिन इस बार पैटर्न थोड़ा अलग था। उन्होंने कुछ मरने से पहले अजीब सी चीजें की थी, जैसे कि उसमें से एक ने अपने मरने से पहले अपने खून से दीवार पर एक साइन बना दिया था और दूसरे बंदे ने एक ऐसी चीज लिखी थी जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता, ये कोई और लैंग्वेज में है। और तीसरा बंदा अपने सेल से भागकर बाथरूम में गया और मर गया। और ये सारी चीजें एल को दिखाई जाती हैं और एल अब सोचता है कि क्या ये जो लाइट है ये मरने से पहले लोगों के एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकता है कि वो क्या करवाना चाहता है उन लोगों से। और एल इस चीज से बोलता है कि इस वक्त ये रिपोर्ट्स यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कीरा अभी इस वक्त किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहा है और अगर हम मीडिया में सारी चीजें दिखाएंगे तो केस हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम लाइट को देखते हैं और वो फिर से अपने डैड का कंप्यूटर चेक कर रहा होता है, सारी फाइल्स को एक्सेस करता है जिसमें उन सभी क्रिमिनल्स के मरने की रिपोर्ट होती है। और उसे पता चलता है कि उसने जिस तरीके से उन सभी विक्टिम्स के बारे में लिखा था बिल्कुल ठीक उसी तरीके से उन क्रिमिनल्स की मौत हुई है। पहला विक्टिम गया बाथरूम में और मर गया, दूसरे विक्टिम ने बिल्कुल ऐसा ही साइन बनाया जैसा कि उसने अपने डेथ नोट में लिखा था, और तीसरे क्रिमिनल ने बिल्कुल ऐसा ही एक लेटर लिखा जो उसने उस डेथ नोट में लिखा था। और इन तीनों ने वही चीजें की जो लाइट चाहता था, लेकिन बाकी के जो 3 बंदे थे उन्होंने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि उसने उस चौथे बंदे के लिए लिखा था कि उसे 1 घंटे के अंदर अंदर एफिल टावर पर चढ़कर उससे कूदकर सुसाइड करना है। और जैसे ही हमें मालूम हुआ कि भाई कोई बंदा 1 घंटे में जापान से एफिल टावर तक कैसे जाएगा, ये एक इम्पॉसिबल टास्क था, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाया और सिंपली हार्ट अटैक से मर गया। और उसमें से उस 5th क्रिमिनल को उसने बोला था कि मरने से पहले वो दीवार पर एल का चेहरा बनाए, लेकिन जब उस बंदे ने एल को कभी देखा ही नहीं तो वो उसका चेहरा कैसे बना सकता था, इसीलिए वो बिना चेहरा ड्रॉ किए ही मर गया हार्ट अटैक से। और 6 क्रिमिनल के लिए लाइट ने लिखा था कि वो एल के बारे में उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे दे, लेकिन जब उसे पता ही नहीं था कि एल कौन है तो वो उसे कैसे करता। और इससे हमें पता चलता है कि डेथ नोट इम्पॉसिबल टास्क परफॉर्म नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एल को, जो कि सोच रहा होता है कि इन पिक्चर्स का क्या मतलब है, और वो सोचता है कि ये कीरा इन क्रिमिनल्स को किसी लैब रेट की तरह यूज कर रहा है और ये लेटर्स क्या ये कोई मैसेज हो सकता है। और तभी एल देखता है कि ऊपर वाली लाइन में लिखा है कि एल क्या तुम्हें पता है, बस इतना ही लिखा होता है। और ये देखकर एल बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी दूसरी तरफ लाइट बोलता है तो अब असली खेल शुरू होने वाला है, और ये एक ऐसा क्रिमिनल है जिसने कल ही एक बैंक को लूटने की कोशिश की थी और वहाँ पर कुछ लोगों पर हमला करके वहाँ से भाग गया। और तभी लाइट एक लड़की को कॉल करता है और हम देखते हैं कि लाइट एक डेट पर आया होता है और वो डिटेक्टिव भी लाइट का पीछा कर रहा होता है। लाइट उसे देखकर काफी खुश होता है, चलो अच्छा है आ गया ये, वरना आज का दिन ये मेरा वेस्ट हो जाता। रियाक उससे पूछता है हाँ भाई क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, क्या करना चाहता है, मुझे बताएगा अभी। लाइट कहता है कि तुम्हें तो पता ही होना चाहिए, तेरे सामने तो लिखा था मैंने सब कुछ उस डेथ नोट में। और अब इसके बाद लाइट उस लड़की से मिलता है और वो दोनों एक बस के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस बस के अंदर वो डिटेक्टिव भी वहाँ पर आ जाता है और इन दोनों की पीछे वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। लाइट उस लड़की से रैंडम कुछ बातें कर रहा होता है और तभी थोड़ी आगे चलकर वो क्रिमिनल जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था वो उस बस के अंदर चढ़ जाता है और बस को हाईजैक करने की कोशिश करता है और बोलता है किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा। और ड्राइवर से बोलता है जल्दी से गाड़ी रोक और अपने स्पेस लैंड पर कॉल करके बोल कि मैंने तुम्हारी गाड़ी हाईजैक कर ली है और कम से कम 1 करोड़ रुपए किसी लड़के के हाथ यहाँ पर भेजो, वरना मैं सबको मार डालूंगा। अब इसके बाद लाइट एक नोट के ऊपर कुछ लिखता है और यूरी को इस नोट के थ्रू बताता है कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उस क्रिमिनल को धक्का देकर उसकी पिस्तौल को छीन लूंगा। लेकिन पीछे वो जो डिटेक्टिव बैठा होता है वो कहता है नहीं ये खतरनाक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा।
चिंता मत करो, और हाँ, तुम्हें लिख के देने की जरूरत नहीं है, वो काफी दूर है हमसे, वो हमें नहीं सुन सकता। और तभी लाइट उस डेथ नोट के ऊपर कुछ लिखता है और उसे अपनी जेब के अंदर डाल लेता है। और तभी लाइट गुस्से से उस डिटेक्टिव को बोलता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम उस बंदे के साथ नहीं हो। और तभी यूरी कहती है कि ये क्या बोल रहे हो तुम। और तभी लाइट बोलता है, अरे हाँ, मैंने बहुत देखा है इसके जैसे, एक बंदा बस को हाईजैक करता है और दूसरा बंदा पीछे बैठा हुआ ऐसा दिखाता है जैसा कि वो अकेला है, लेकिन उसका एक और साथी पीछे बैठा होता है ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वो संभाल ले। और तभी यूरी डरने लगती है और तभी वो डिटेक्टिव सोचता है कि ये तो एक लड़का है, ये कोई कीड़ा वगैरह नहीं है, ये तो नॉर्मल सा एक लड़का है। और तभी वो डिटेक्टिव लाइट को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा देता है, FBI वाला, उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए कि वो उस हाईजैकर के साथ नहीं है और FBI का एक ऑफिसर है। और लाइट उस आइडेंटिटी कार्ड को देखकर समझ जाता है कि एल FBI का यूज कर रहा है जापानीज पुलिस के साथ मिलकर कीरा को पकड़ने के लिए। और उस डिटेक्टिव का नाम होता है रेबन। और लाइट उसका नाम जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसका आइडेंटिटी कार्ड देखते हुए बोलता है, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन एक बात बताओ, एक FBI एजेंट इस बस में क्या कर रहा है? तुम्हारे पास गन तो होगी ना? अगर कुछ भी नहीं होगा तो संभाल लोगे तुम। और तभी रेबिन समझ जाता है कि ये वही बंदा है जिसने 2 दिन पहले एक बैंक लूटने की कोशिश की थी और 3 सिविलियंस को मारकर वहां से भाग गया था। और तभी लाइट अपनी जेब से हाथ बाहर निकालता है, लेकिन वो नोट उसकी जेब से बाहर निकलकर गिर जाता है और वह क्रिमिनल उसे देख लेता है और कहता है, ओ क्या कर रहा है, नोट्स पास कर रहा है तू? वो क्रिमिनल पास आता है, उस नोट को देखता है और वो देखता है कि उसके ऊपर डेट प्लान लिखे होते हैं, हक डे, रोज डे, इन सब की डेट्स लिखी होती हैं, वही निब्बा निब्बी वाला काम। और उस नोट को देखकर वहां से चला जाता है। अब जैसे ही बस टनल से निकलती है तो वो क्रिमिनल देखता है कि उसके पीछे एक परछाई सी है और उसे देखकर वो बुरी तरीके से डर जाता है और कहता है, कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे हो तुम? पहले तो रे को लगता है कि वो उसे ही कह रहा है, लेकिन असली में वो क्रिमिनल रियूक को देख पा रहा होता है और रियूक भी कंफ्यूज हो जाता है कि तुम मुझे कैसे देख सकते हो। और क्रिमिनल बहुत ज्यादा डरा होता है उसे देखकर और कहता है, अगर आगे आया तो तुझे शूट कर दूंगा, तुम एक मॉन्स्टर हो। और जैसे ही रे देखता है कि वो क्रिमिनल उस पर शूट करने वाला होता है तो वो सब लोगों को अपना सिर छुपाने के लिए नीचे बैठने के लिए कहता है। और तभी रियूक समझ जाता है कि वो जो नोट अभी गिरा था लाइट की पॉकेट से, वो एक डेथ नोट का पेज है और जब उस क्रिमिनल ने उस नोट को पकड़ा था, इसी वजह से अब वो क्रिमिनल रियूक को देख पा रहा होता है। और अब जैसे ही रियूक उस क्रिमिनल के पास जाता है तो वो क्रिमिनल अपनी सारी की सारी गोलियां रियूक के अंदर धर देता है और अपनी बंदूक खाली कर देता है। और तभी रे वहां पर आता है और वो इस क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो क्रिमिनल बस रुकवा देता है और बस से कूद जाता है। और जैसे ही वो उस बस के नीचे आता है तो एक गाड़ी वहां पर आती है और उस क्रिमिनल को ठोक देती है, जिसकी वजह से वो क्रिमिनल वहीं पर मर जाता है। और ये सब देखकर रे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी बस के अंदर लाइट बोलता है 11:45 बिल्कुल एग्जैक्ट। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और हम देखते हैं कि उसने अपने डेथ नोट में लिखा होता है उस क्रिमिनल का नाम, और तो और उसने ये भी लिखा होता है कि वो 11:35 पर एक बस पकड़ेगा और बस पर चढ़ने के बाद उस बस को हाईजैक करने की कोशिश करेगा और उसके पास एक गन भी होगी। लेकिन थोड़े समय बाद ही वो अपने पीछे एक मॉन्स्टर को देखेगा जो कि रियाक है और उस पर गोली चलाकर अपनी बंदूक खाली कर देगा और इसके बाद वो बस से उतरकर भागने की कोशिश करेगा। लेकिन तभी एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाएगा ठीक 11:45 पर और वो मर जाएगा। और अब लाइट समझ जाता है कि ये डेथ नोट कभी भी नहीं चूकती, ये एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देती है और जैसे ही उसने लिखा था बिल्कुल वैसा ही उस क्रिमिनल के साथ हुआ। और अब इसके बाद तुम्हारी बारी है रे। अब 20 दिसंबर सुबह 11:50 हम उस क्रिमिनल को देखते हैं जिसकी डेथ हो चुकी थी और पुलिस और एम्बुलेंस वहां पर पहुंच चुकी हैं और रे बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है। और रे लाइट के पास जाता है और उसे कहता है कि भाई प्लीज किसी को मत बताना मैं यहाँ पर मौजूद था, क्योंकि वो एक सीक्रेट मिशन पर था। और लाइट कहता है हाँ ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और रे वहां से चला जाता है और लाइट अपने मन में सोचता है, मैं भी नहीं चाहता कि पुलिस को या मेरे डैड को पता चलेगी तुम मुझसे मिले थे, वरना सारा शक मुझ पर जाएगा और पुलिस इस एक्सीडेंट को एक नॉर्मल एक्सीडेंट ही देखेगी। अब लाइट अपने घर आता है और रियूक उससे पूछता है, अब क्या प्लान है तेरा, अब क्या करने वाला है? उस डिटेक्टिव को मारने वाले हो अब तुम? लेकिन लाइट उससे कहता है अभी नहीं, उसे 1 हफ्ते बाद, क्योंकि तब तक वो बंदा किसी और को भी इन्वेस्टिगेट कर चुका होगा और अगर मैं उसे अभी मार दूंगा तो सारा शक मेरे ऊपर आएगा, तब तक मैं इसके साथ थोड़ा खेल लेता हूँ। और तभी एल का वो पार्टनर उसे बताता है कि एक और विक्टिम्स मर चुका है
और उसने वहाँ पर एक मैसेज छोड़ा है जो कि कहता है गॉड ऑफ डेथ शिनिगामे। और अब एल उन रिपोर्ट्स को एनालाइज करता है और देखता है कि पहले लेटर में लिखा होता है कि एल क्या तुम्हें पता है, और दूसरे लेटर में लिखा होता है शिनिगामे। अब एल सोचता है कि मुझे क्या बताना चाहता है कि शिनिगामे सच में होते हैं। अब उस एक्सीडेंट के एक हफ्ते बाद हम देखते हैं और लाइट वहाँ पर खड़ा होता है और रियाक से कहता है कि इतने दिन हो चुके, इतने दिन से जो तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो कब काम आने वाला है। मैंने एक चीज नोटिस की है, जैसा कि तुम जानते हो कि किसी का नाम लिखने के बाद हम उसकी एक्सीडेंटल डेथ या उसकी डिटेल्स के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें डेथ नोट में पहले ही ये सारी चीजें लिख दें तो हमें सिर्फ उसका नाम लिखने की जरूरत है और उसके बाद वो चीज हो जाएगी। और रियाक ये देखकर काफी सोचता है क्योंकि ये बात तो उसे भी नहीं पता थी। और तभी हम रे को देखते हैं जो कि लाइट का पीछा करने निकल पड़ता है और लाइट उसके पीछे पीछे चलने लगता है और कहता है रे अगर तुम पीछे मुड़े तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं कीरा हूँ। और ये सुनकर रे हद से ज्यादा परेशान हो जाता है। कीरा उसे कहता है कोई भी चालाकी मत करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तभी रे सोचता है कि ये आवाज मैंने कहीं तो सुनी है। और तभी लाइट बोलता है पहले मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं ही कीरा हूँ। और वहाँ पर एक चश्मे वाला आदमी खड़ा होता है एक कॉफी शॉप के बाहर और तभी लाइट उसको मार देता है और उसे बताता है कि इसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का चार्जेस थे, लेकिन ये हर बार बच जाता था किसी न किसी तरीके से, तो इस बार मैंने इसे टपका दिया। मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च की है और साथ ही तुम्हारे बारे में भी। और तभी रे उसकी बात मान जाता है और कहता है कि हाँ ठीक है, मान लिया मैंने, तुम कीरा हो। और तभी लाइट उससे इस स्टेट में आने वाले एजेंट्स के बारे में पूछता है और तभी लाइट रे को एक एनवलप देता है और कहता है ये लो, इसमें से एक ट्रांसमीटर निकालो और अपने कान में लगा लो, आगे की इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। और लाइट वहाँ से चला जाता है और उसे कहता है अब तुम्हें एक लेन में बैठना है, तुम्हें अंदर जाना है और दरवाजे की साथ वाली सीट पर बैठना है, और अगर कोई इससे पहले वहाँ पर बैठा हो तो उसके उठने का इंतजार करना, और जब तुम उठ जाओगे तो मुझे बताना, और कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं तुम्हें हर पल देख रहा हूँ। और अब रे उस ट्रेन में बैठ जाता है और उससे पूछता है हाँ तो बताओ मुझे कितने एजेंट्स हैं यहाँ पे और तुम्हारा प्लान क्या है। और तभी रे उसे बताता है कि टोटल 12 लोग हैं यहाँ पर। और तभी लाइट उससे कहता है कि हाँ ठीक है, अब एक काम करो, तुम्हारे पास एक एनवेलप जो मैंने दिया था उसे निकालो। और हम देखते हैं कि एक पेपर सा होता है और उसमें बीच बीच में कुछ लिखने की जगह होती है। और लाइट उसे कहता है कि एक काम करो, सबसे ऊपर वाली जगह है ना, वहाँ पर अपने इंचार्ज का नाम लिखो। रे सोच रहा होता है कि ये क्या करना चाहता है, क्या प्लान है इसका। वो सोचता है कि मुझे इसकी बात माननी होगी वरना पता नहीं ये क्या कर देगा। और लाइट से बोलता है अब अपना लैपटॉप ऑन करो, तुम्हारा सुपीरियर सारे एजेंट्स की इन्फॉर्मेशन भेज देगा और उसमें उन सभी एजेंट्स के नाम और फेसेस होंगे। और तभी रे ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसमें सभी एजेंट्स के नाम और उनकी आइडेंटिटी कार्ड थे। रे हद से ज्यादा परेशान हो जाता है कि ये ऐसा कैसे भेज सकता है। और लाइट से बोलता है ठीक है, इनके चेहरा देखो और एक एक करके इन सभी के नाम लिखो उस नोट पर। और वो सबका नाम लिख देता है चुपचाप और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या करना चाह रहा है ये बंदा। और अब लाइट बोलता है कि ठीक है, अब उन सारी चीजों को उसी एनवेलप में वापस डाल दो और अपने ऊपर मौजूद उस रैक पर रख दो और ध्यान रखना उस एनवेलप को कोई और न देख ले और थोड़ी देर बाद ट्रेन से बाहर निकल जाना। रे ये सोच रहा होता है कि ये आवाज मैंने कहीं सुनी है पर मुझे याद क्यों नहीं आ रही कि कहाँ सुनी है मैंने ये आवाज। और तभी शाम के 4:41 पर रे उस ट्रेन से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है और ट्रेन बंद होने लगती है। और वह पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ पर लाइट खड़ा होता है और उसने उस एनवेलप को उठा लिया होता है। और लाइट उसे कहता है गुड बाय मेरे दोस्त, बहुत ही जल्दी नर्क में मिलेंगे। और रे मर जाता है और हमें पता चलता है कि रे ने वो सारे एजेंट्स के नाम जो लिखे थे उसने वो डेथ नोट के ऊपर लिखे थे और उसे पता भी नहीं था कि वो अपने ही दोस्तों को अपने ही हाथों से मारने वाला है। अब जो उसका इंचार्ज था उसके लिए उसने लिखा था कि वो रे को अपने सारे एजेंट्स की फाइल भेजेगा और उसके बाद हार्ट अटैक से मारा जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। और बाकी एजेंट्स के आगे लाइट ने लिखा होता है कि एक बार उसे वो सारी फाइल अगर मिल गई तो उसके बाद वो सभी के सभी हार्ट अटैक से मारे जाएंगे। दरअसल लाइट ने उस इंचार्ज को सबको फाइल भेजने के लिए बोला था और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर वो इंचार्ज अकेला रे को वो फाइल भेजता है तो सीधा शक उस पर आता और सबको पता चल जाता कि रे जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो कीरा है। इसलिए शक को बांटने के लिए उसने वो फाइल सभी को भेज दी और सभी को मरवा दिया। हम एल को देखते हैं और उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सभी के सभी एजेंट्स मारे गए हैं और सभी को हार्ट अटैक आया था। इसका यही मतलब है कि कीरा ने ही उन्हें मारा है। और FBI का चीफ उसे कहता है सॉरी एल, लेकिन अब से FBI तुम्हारी मदद नहीं करेगी। और तभी चीफ एल से बात करता है और उसे कहता है कि तेरी वजह से वो सभी के सभी लोग मारे गए, तुम भी एक मर्डरर ही हो। और तभी एल को मैसेज आता है
कि एक और विक्टिम ने एक मैसेज छोड़ा है उसके लिए, और यहाँ पर लेटर वो पूरा हो जाता है और उसमें लिखा होता है सेब खाते हैं। और अब वो पूरा सेंटेंस बनता है, एल क्या तुम्हें पता है शिनिगामी सेब खाते हैं। और ये देखकर एल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और हम दूसरी तरफ रे की फियांसे को देखते हैं और उसे समझ आ जाता है कि कीरा ने उसे फांस के मारा है। उसी बस ड्राइवर से इन्फॉर्मेशन लेती है जिसमें रे बैठा होता है जब वो हाईजैक हो गई थी। और तभी वो बस ड्राइवर उसे बताता है, हाँ मैडम मैं इसे जानता हूँ। और तभी वो सोचती है कि रे भी पक्का इसी बस में होगा। और ये लड़की एक एक्स FBI एजेंट भी होती है। और इसी तरह हेडक्वार्टर्स में वो चीफ देखता है कि 5 ही ऑफिसर्स बचे हैं उस ऑफिस में। और चीफ उन सभी को थैंक यू कहता है और कहता है तुम लोग सबसे ज्यादा बहादुर हो और मैं तुम्हें दिल से सैल्यूट करता हूँ। और उसमें से एक ऑफिसर बोलता है कि अबे ओ एल, तेरे एल लगा दूंगा, चल अपना चेहरा दिखा। लैपटॉप के पीछे छुपा रहता है, सामने तो तू आता नहीं। और तभी वो चीफ भी बोलता है, एल अगर तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो तो तुम्हें हमसे मिलना होगा यहाँ पर। एल बोलता है ठीक है। एल इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था जब उसके पास कुछ ऐसे ऑफिसर्स हो जिस पर वो भरोसा कर सकता हो। और उस होटल के अंदर एल उन सभी के आने का वेट कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि चीफ एल के रूम के बाहर आ जाता है और दरवाजे पर नॉक करता है। और तभी वो सभी ऑफिसर्स एल को देखते हैं और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये एल नहाता नहीं है क्या? और वो सभी लोग अपने अपने नाम बताते हैं उसे। और तभी एल एक नकली गन बनाकर उनकी तरफ पॉइंट करता है, ऑफिसर्स अगर मैं अभी कीरा होता ना तो तुम सब लोगों को मार चुका होता। तुम्हें पता है ना कि उसे सिर्फ नाम और एक चेहरा चाहिए किसी को भी मारने के लिए, तो अपने नाम वगैरह थोड़े संभाल के बताया करो। और अब एल कहता है कि अपने फोन वगैरह स्विच ऑफ करो और अंदर आके बैठ जाओ। और फिर वो सभी लोग अपने अपने सेल फोन्स वहाँ पर रख देते हैं। एल बताता है कि हम मास मीडिया को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। हम एक ऐसी न्यूज बता सकते हैं कि 12 FBI एजेंट्स मारे गए हैं। उसकी वजह से USA की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी है। उन्होंने जापान में 1500 और इन्वेस्टिगेटर्स को भेजा है कीरा को पकड़ने के लिए। कीरा को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर लगेगा और तभी वो कोई ना कोई गलती करेगा। और अब अगले दिन लाइट की मॉम उसे कुछ कपड़े देती हैं उसके फादर के और उसे कहती हैं कि बेटा इसे जरा हेडक्वार्टर्स में देकर आ जाना। और अब लाइट हेडक्वार्टर्स की तरफ निकल पड़ता है और जाते वह एक डेथ नोट का पेज अपने साथ ले जाता है। अब लाइट वहाँ पर आता है और देखता है कि वहाँ पर रे की फियांसे पहले पहुँच चुकी है और वो बोलती है कि मुझे कीरा के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। और ये सुनते ही लाइट चौकन्ना हो जाता है कि क्या इसे पता चल गया मेरे बारे में। अब लाइट बोलता है उस लड़की से कि उसके फादर ही इस केस के इंचार्ज हैं और अगर वो चाहे तो उसका मैसेज वो उसके फादर को दे सकता है। अब ये दोनों साथ में जाने लगते हैं बाहर। और तभी लाइट उसे बोलता है कि मेरा नाम लाइट है और तुम्हारा नाम क्या है। और वो लड़की अपना नाम शो को बताती है, तुम मुझे मिस माकी बुला सकते हो। मिस माकी बोलती है रे मेरा फियांसे था जो उन्हीं 12 एजेंट्स में से एक था जो जापान आए थे कीरा को ढूंढने के लिए। और तभी लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, एक मिनट, एक FBI एजेंट जो कीरा से मिला था, क्या ये वही हो सकता है? और मिस माकी कहती है ये एक टॉप सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन थी और उसे अपना नाम किसी को नहीं दिखाना था। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस किसी ने भी उसकी आइडेंटिटी को देखा है उसी ने उसे मारा था। और तभी लाइट अपने मन में सोचता है, बच गया आज तो। अगर इस बंदी ने बता दी होती ये चीज पुलिस को तो मैं अभी तक सब कुछ खत्म हो चुका होता। अब वो दोनों आगे की तरफ चलने लगते हैं और लाइट अपने मन में सोच रहा होता है इसको सब पता है मेरे बारे में, मुझे इसे खत्म करना होगा। और तभी लाइट अपनी जेब से वो डेथ नोट का पेज निकालता है और वो कहता है वो डेट बताओ जिस दिन वो बस हाईजैक हुई थी। तो मिस माकी कहती है हाँ दिसंबर 20। और हम लाइट के नोट में देखते हैं कि उसने लिखा होता है शो को माँ की सुसाइड डेट 1 जनवरी 2007। माँ की एक ऐसी तरह से सुसाइड करेगी जिससे उसकी बॉडी भी किसी को ना मिले। अगर ये मर भी गई तो लोगों को लगेगा कि इसके फियांसे के मरने की वजह से इसने सुसाइड कर लिया। लेकिन तभी पीछे से रियो कंटिन्यूअसली हंस रहा होता है उस पर और लाइट सोच रहा होता है कि क्या हो गया, ये पागल वागल हो गया क्या? सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, चलो मर भी जाओ जल्दी। और जैसे ही 40 सेकंड पूरे होते हैं वो सोचता है कि भाई 40 सेकंड तो हो गए, मरी क्यों नहीं है अभी तक, आखिर चल क्या रहा है, ये तो बहुत अजीब है, ये काम क्यों नहीं कर रहा। और रियो भी कंटिन्यूअसली हंस रहा होता है। और तभी लाइट को रियलाइज होता है कि जब मैं मिस माकी से उसका नाम पूछ रहा था ये तब भी हंस रहा था, जब भी इसका नाम सामने आता है ये हंस रहा होता है। क्या मतलब है इसका, ये नकली नाम यूज कर रही है। और इस रिया को उसका असली नाम दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके पास शिनिगामी आइज हैं। और दूसरी तरफ एल का वही पार्टनर वहाँ पर आता है और उन सभी को एक नकली बैज और ID दे देता है। और एल कहता है
कि इससे तुम कीरा से आसानी से बच पाओगे। और दूसरी तरफ लाइट को ये चीज रियलाइज होती है कि ये बंदी नकली नाम यूज कर रही है, क्योंकि रे ने अपनी असली आइडेंटिटी दिखाई थी, इसलिए वो मारा गया था और इसलिए ये बंदी अपना असली नाम किसी को नहीं बताने वाली। अब अगर मैं इसका नाम इससे बार बार पूछूं तो इससे मेरे पर ही शक हो जाएगा। और तभी मिस माकी कहती है बाद में मिलते हैं, और वह वहाँ से चली जाती है। अब लाइट मन में सोचता है कि उसे बस इसका किसी तरह से असली नाम जानना है, तो इसके पर्स में कुछ आईडी वगैरह तो होगा ही, कुछ ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ तो होगा। और दूसरी तरफ उन सभी ऑफिसर्स को एक बेल्ट भी दी जाती है जिसके अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगा होता है और हर एक पुलिस ऑफिसर की लोकेशन एल को 24 घंटे अवेलेबल रहेगी। और तभी लाइट माकी के पास जाता है और उससे कहता है दरअसल मैं आपको एक बात बताना भूल गया, कीरा की इन्वेस्टिगेशन को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि किसी को भी ना पता चले कि कौन कौन उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल है, इसलिए तुम्हें भी किसी ऑफिसर से कांटेक्ट करने नहीं दिया जाएगा। दरअसल मैं टास्क फोर्स का ही मेंबर हूँ और मैं इस वक्त इस केस का इंचार्ज हूँ। काफी सारे केसेस सॉल्व किए हैं मैंने, तो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं इस केस को खुद सॉल्व करना चाहती हूँ। और तभी लाइट उसे बोलता है कि क्या आप इस केस में प्लीज हमारी हेल्प करेंगी टास्क फोर्स को ज्वाइन करने के लिए, आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए। तो मिस माकी पूछती है क्या तुम मुझे ज्वाइन करवाना चाहते हो तुम्हारी टीम में। और तभी लाइट बोलता है माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया। और तभी माकी उससे कहती है कि मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे भी अपनी टीम में ले लो। और पीछे रियाग ये सब देख के पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। और तभी लाइट उसे कहता है ठीक है, पर ज्वाइन करने से पहले मुझे आपकी कोई आईडी वगैरह देखनी पड़ेगी। और मिस माकी अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकाल कर दे देती है लाइट के हाथ में। और तभी स्नोफॉल शुरू हो जाती है और लाइट को पता चल जाता है कि इस लड़की का असली नाम नाओमी मिसोनी है। लाइट डेथ नोट के अंदर उसका नाम लिख देता है। अब वो अपनी घड़ी को देखता है और नाओमी उससे पूछती है कि तुम अपनी घड़ी को क्यों देखते रहते हो बार बार। और तभी लाइट बोलता है वो अच्छा, वो इसीलिए क्योंकि मैं ही कीरा हूँ। और ये सुनकर नाओमी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, वो डर के मारे हिल भी नहीं पाती। और जैसे ही 40 सेकंड पूरे होते हैं नाओमी मुड़कर वहां से जान लगती है। और पीछे से लाइट उससे कहता है गुड बाय मिस नाओमी। और हम देखते हैं कि आगे चलकर नाओमी मर जाती है और पीछे खड़ा लाइट और रियो उसे देख रहे होते हैं। अब इसके बाद हम एल को देखते हैं जो कि रे की उसी ट्रेन वाली फुटेज को देख रहा होता है जब वो ट्रेन के अंदर से बाहर निकलता है और उसको हार्ट अटैक आता है। एल नोटिस करता है कि जब रे उस ट्रेन में चढ़ा था तो उसके हाथ में एक एनवलप था, लेकिन जब वो उस ट्रेन से बाहर आता है थोड़ी देर के बाद तो उसके हाथ में वो एनवलप नहीं होता। एल बोलता है कि अगर इस फुटेज की हम आखिरी मोमेंट्स में देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे रे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था उस ट्रेन के अंदर देखने के लिए, और हो सकता है उस ट्रेन के अंदर कीरा हो। और इस तरफ लाइट कंटिन्यूअसली डेथ नोट में नाम लिख रहा होता है। ये सोचकर किसी वजह से मुझे कुछ बीमारी वगैरह हो गई और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा तो सीधा शक जाएगा पुलिस का कि चीफ गामी का बेटा हॉस्पिटलाइज हो चुका है और कीरा के मर्डर्स भी बंद हो गए हैं। और इस तरफ एल के पार्टनर बतारी को कॉल आता है और एल को पता चलता है कि रे की फियांसे की डेथ हो चुकी है। और एल जैसे ही उसकी प्रोफाइल खोलता है तो उसे याद आता है कि वो एक एक्स FBI एजेंट थी और उसके साथ काम कर चुकी थी US में। अब उसके साथ जो ऑफिसर्स होते हैं वो उसे कहते हैं कि सर हो सकता है कि उसने सुसाइड कर लिया हो उसके फियांसे की डेथ के बाद, लेकिन एल को इस बात पर विश्वास नहीं होता क्योंकि जिस नाओमी को वो जानता था वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती थी। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन थी और उसे ऐसा लगता है कि उसे जरूर कोई सुराग वगैरह मिला होगा। और अब एल अपनी सर्च को और भी ज्यादा नैरो कर देता है और कहता है कि ठीक है, तो अब से हम सिर्फ उन्हीं लोगों को इन्वेस्टिगेट करेंगे जिन्हें रे इन्वेस्टिगेट कर रहा था। और वो 2 लोग हैं, डेब जनरल कीटामारा और आप चीफ और आपकी फैमिली। तो अब मैं आप दोनों के घर में सर्वेलेंस कैमरा और वायर टैप्स लगवाना चाहता हूँ। और इधर दूसरी तरफ हम लाइट को देखते हैं जो कि अपने कंप्यूटर में से अपने फादर की सारी फाइल्स को डिलीट कर देता है जो कि उसने एक्सेस की थी ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो, और अपने पर्स में डेथ नोट का एक पेज को छुपा लेता है। और इधर दूसरी तरफ वो ऑफिसर इस बात के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते, ये चीज सिविल राइट्स के अगेंस्ट होती है। और चीफ उसे कहता है कि ठीक है, अगर 1% चांस भी है कीरा को पकड़ने का मेरी फैमिली को इन्वेस्टिगेट करके तो ठीक है करो, एल मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और एल अपने घर आता है और दरवाजा बंद होता है तो वो दूसरी चाबी यूज करके घर के अंदर आ जाता है और हम देखते हैं कि ऑलरेडी कैमरा और वायर टैप्स इंस्टॉल हो चुके हैं उसके घर में। अब लाइट जैसे ही अपने रूम के पास पहुंचता है तो वह हैंडल में कुछ नोटिस करता है और बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन वो इस चीज को शो नहीं करता और उसके डोर में से कुछ चिट टाइप बाहर भी निकलता है। फिर एल उसे इग्नोर करके अंदर आ जाता है कमरे में और लाइट चुपचाप आकर लेट जाता है बेड के ऊपर और रियू को इग्नोर कर रहा होता है।
अब लाइट चुपचाप बाहर जाता है और उस पेपर क्लिप को जो बाहर गिर गया था उसे चुपचाप वहीं पर रख देता है उस दरवाजे के अंदर। और इस तरह वो चीफ और एल उसे देख रहे होते हैं और उन्हें लाइट पर थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हो जाता है। अब वो दोनों बाहर जाते हैं और रियाक उससे कॉन्स्टेंटली बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट उसे इग्नोर कर रहा होता है। अब लाइट अपने सारे कपड़ों को चेक करता है और कहता है ठीक है, मुझे नहीं लगता मेरे कपड़ों में कोई माइक्रोफोन है। और वो रियाक को बताता है रियाक मेरे घर में सर्विस कैमरा और वायर टैप इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और लाइट को ऐसा इसलिए पता चला क्योंकि वो जो डोर था जो वो अपने डोर को अपने आप क्लोज करता है तो उसको 5 mm नीचे तक छोड़ता है, और जब भी वो अपने डोर को ओपन करता है तो उसे थोड़ा सा ऊपर उठाकर देखता है, और अगर वो उठ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं ऊपर उठा तो इसका मतलब कोई ना कोई उसके कमरे में आया था। वो हिंज के पास एक पेंसिल भी रखता है। जब वो दरवाजे को बंद करता है और वो उसे एक ऐसे एंगल पर रखता है कि अगर वो दरवाजा उसे निकाले बिना खोला जाएगा तो वो पेंसिल टूट जाएगी, और आज वो पेंसिल टूटी हुई थी, जिसका मतलब है कि उसके कमरे में कोई तो आया था। और रियूक उससे कहता है हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह गए हों, पर लाइट उसे बताता है कि वो जो पेपर का पीस था वो जानबूझकर उसने वहाँ पर रखा था। किसी ने जब उस डोर को ओपन किया था तो उसने उस चिट को निकालकर वापस डोर में फंसाया ताकि मुझे ऐसा लगे कि कमरे में सब कुछ नॉर्मल है, कोई नहीं गया मेरे कमरे में, और ये काफी ज्यादा अजीब बात है। तब लाइट एक बुक स्टोर पर जाता है और एक बुक खरीदकर अपने घर आ जाता है और अब एडल्ट मैगजीन पढ़ना शुरू कर देता है। और चीफ ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसका बेटा ये क्या हरकतें कर रहा है, लेकिन एल को उस पर बहुत ही ज्यादा शक होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जैसे कि वो दिखा रहा हो कि इन्हीं मैगजीन की वजह से वो इतनी सावधानी बरतता है और अपने डोर पे वो पेपर क्लिप वगैरह रखता है। और चीफ उसकी बात सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और इस तरफ कमरे में रियाक को सभी के सभी कैमरा मिल जाते हैं और लाइट अपने मन में सोचता है कि ये पक्का एल का आइडिया होगा। अब लाइट एक पोटैटो चिप के पैकेट लेकर आता है और अपने रूम में आ जाता है और रियूक को सारे के सारे कैमरे मिल चुके थे। वो बताता है तुम्हारे कैमरे में टोटल 64 कैमरे लगे हुए हैं। और लाइट अपने मन में सोचता है कि इस वक्त मेरी जगह कोई आम इंसान होता तो वो पैनिक कर जाता और कुछ ना कुछ गलती जरूर करता, लेकिन एल मैं ऐसा नहीं हूँ। लगता है तुम मुझे बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मैं भगवान हूँ, तुम गलत इंसान से पंगा ले रहे हो। अब लाइट एक पोटैटो चिप्स का पैकेट ओपन करता है और उसके अंदर कुछ चमक रहा होता है।